गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं दीननाथ ठाकुर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर वीडियो में। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है यूजी सेमेस्टर 2 के CC3 के अंतर्गत मॉड्यूल 4 में फूड सिक्योरिटी एंड हंगर अर्थात खाद्य सुरक्षा और भूख, इसके संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न की, तो एक तरह से इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है कि इसमें लॉन्ग प्रश्न भी आने की संभावना बनती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या संभावना है। सबसे पहले तो इसमें कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें, अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताते हुए इसके द्वारा होने वाली प्रभावों का वर्णन करें। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा क्या है, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति और नियमों का प्रयोग किया है। लेकिन विद्यार्थियों, इसमें एक जो हमारा विषय है खाद्य सुरक्षा के साथ, उसमें हंगर जुड़ा हुआ है और बिना हंगर के खाद्य सुरक्षा हो ही नहीं सकता। अर्थात जब तक भूख नहीं होगा तब तक हम खाद्य सुरक्षा के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। विशेषकर भारत के संदर्भ में मैं आज बात करूंगा आप लोगों के समक्ष। एक रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सर्वप्रथम यही रहता है कि कोई भी विषय पढ़ें उससे पहले उससे संबंधित रिपोर्ट हमारा क्या है, कुछ आंकड़े क्या बताते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। अर्थात इसमें कहा जा रहा है 18 और 19 की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि आपूर्ति की कमी है, पानी की कमी है, छोटे भूस्खलन है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और अपर्याप्त सिंचाई का सामना करना पड़ता है भारत में। अब आते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा, जैसा कि विश्व खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा परिभाषित किया गया है कि सभी लोग हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं, जो उनकी खाद्य प्राथमिकताओं और आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करता है और एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए इन सभी आवश्यकताओं की जरूरत होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझिए कि जितने भी लोग हैं हर समय क्या है कि उनको कुछ पर्याप्त सामान चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए, सुरक्षित जीवन शैली चाहिए और शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक पहुँच के लिए इन सभी चीज़ों को पूरा करना आवश्यक है। इसे एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हम साउथ ईस्ट इंडिया लीडिंग एफर्ट्स एंड हंगर, उसके संदर्भ में है, इसको जरूर बनाया जाए। इसमें ओवरऑल टॉप 5 स्टेट्स का अगर हम बात करें तो गोवा, मणिपुर, केरल, पंजाब एक साथ में, मिजोरम और नागालैंड में है। और ओवरऑल बॉटम स्टेट्स का बात करें तो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय एंड राजस्थान। अब हम आते हैं कि खाद्य सुरक्षा में 3 तत्वों का समायोजन होता है। पहला है भोजन की उपलब्धता, अर्थात भोजन पर्याप्त मात्रा में और सुसंगत आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। यह किसी दिए गए क्षेत्र में स्टॉक और उत्पादन और व्यापार या सहायता के माध्यम से कहीं और से भोजन लाने की क्षमता पर विचार करता है। दूसरा है भोजन की पहुंच। पहला था भोजन की उपलब्धता अर्थात आवश्यकता, दूसरा है कि कैसे उस तक पहुंच रहा है। लोगों की नियमित रूप से खरीद, गृह निर्माण, वस्तु विनिमय, उपहार, उधार या खाद्य सहायता के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। तीसरा है खाद्य का उपयोग। उपभोग किए गए भोजन का लोगों पर सकारात्मक पोषण प्रभाव होना चाहिए। यह खाना पकाने, भंडारण, स्वच्छता प्रथाओं, व्यक्तियों के पानी और स्वास्थ्य, घर के भीतर प्रथाओं को खिलाने और साझा करने के लिए मजबूर करता है। खाद्य सुरक्षा निकटता से संबंधित है। यह अन्य मुद्दे जैसे कि हमारा खाद्य मूल्य, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन, जल, ऊर्जा, कृषि विकास की सुदृढ़ता से जुड़ा हुआ है। अब जरूरत आता है कि एक
एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है इससे भी आपके प्रश्न बनेंगे शॉर्ट नोट्स में कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, अर्थात क्यों महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा करना। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत एक कृषि संपन्न देश है, गाँव का देश है, तो कृषि जब तक नहीं बढ़ेगा उनका विकास संभव नहीं है। दूसरा है खाद्य कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि भारत, गरीबी भी भारत में काफ़ी मात्रा में है, बेरोजगारी भी है, तो अधिक मात्रा में अगर इसका सामान का दाम रहे तो कहीं ना कहीं उसको खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। तीसरी है कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन के लिए गरीबी में कमी लाना। चौथी है व्यापार के अवसरों के लिए। पांचवी बढ़ी हुई वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए। और छठी में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के लिए। अब आते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। 1943 में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल आकार के अनुभव में अगर खाद्य सुरक्षा का चिंताओं का पता लगाया जा सकता है, जिसके दौरान भूखमरी के कारण लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन लोग मारे गए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कृषि की अनदेखी करते हुए औद्योगिकरण के लिए प्रारंभिक दौड़ 1960 के दशक के मध्य में दो लगातार सूखे और संयुक्त राज्य अमेरिका की खाद्य सहायता पर निर्भरता ने भारत को खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर कई झटके दिए। अर्थात भारत में जब बंगाल अकाल पड़ा और 1960 के दशक में जब कृषि पर अनदेखी भारत सरकार द्वारा किया गया तो खाद्य सुरक्षा उस जगह पर जरूरी हो गया। 1960 के अंत और 70 के दशक के शुरुआत हरित क्रांति भी भारत में आया, जिससे क्या हुआ कि उत्पादकता में ठहराव को दूर करने और खाद्यान्न की सुधार करने की सक्षम हुआ भारत हमारा। और इन सभी हरित क्रांति की अगर सफलता के बावजूद क्या हुआ कि अनाज, गेहूं, चावल पर ही ध्यान केंद्रित किए जाने से इसकी आलोचना हुई। विशेषकर हरित क्रांति जो था वो गेहूं पर आधारित था और देश के उत्तर पश्चिम दक्षिण भाग में संसाधन प्रचुर मात्रा में सीमित था, जो ज़्यादातर गरीब किसान थे। लेकिन श्वेत क्रांति भी बाद में आया 70 से 80 के दशक में। तो फिर हम अगर बात करें तो 2000 ईस्वी में हमारा पोल्ट्री और औद्योगिक उपयोग में हाइब्रिड मक्का, बेसिलस यूरीगेनेसिस, बीटी कपास आदि का प्रयोग प्रगति दिखाई और साथ में भारत विश्व का दूसरा कपास निर्यात देश बन गया। और इन सभी आधार को फिर पुनः मैं एक मानचित्र से दिखाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 52%, बिहार में 54%। ये क्या है हमारा, ये खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में है कि 52, 54 बिहार, उड़ीसा में जो हमारा है 54, मध्य प्रदेश 55, राजस्थान 51। अब चिंता का विषय क्यों है भारत में खाद्य सुरक्षा, उसको भी देखते हैं। वर्तमान में दुनिया में कुपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में निवास करती है, ध्यान दीजिएगा। और कुपोषण कैसे होता है, कहीं ना कहीं खान पान के स्तर के कारण कुपोषण होता है। भारत में 10 करोड़ बच्चों में से 47 मिलियन या 4 क्रॉनिक अंडरस्ट्रक्शन या स्टंटिंग के कारण पूरी मानव क्षमता को पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि भारत में कृषि उत्पादकता भी काफ़ी मात्रा में कम है। एक आंकड़ा है विश्व बैंक में, जिसमें भारत में अनाज पैदावार प्रति हेक्टेयर किलो 2992 प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है, जबकि उत्तरी अमेरिका में 7318 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मछली, अंडे, दूध, मांस जैसी कृषि वस्तु को अनाज से दूर कर खाद्य टोकरी में संरचना में तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे आय में वृद्धि जारी है, यह प्रवृत्ति भी जारी रहेगी। भारत में फीड से भोजन की अप्रत्यक्ष मांग तेजी से बढ़ेगी। FAO अनुमान के अनुसार कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण 2018 का रिपोर्ट जो हमारा है, जिसमें कहा गया है कि भारत में लगभग 14.8% आबादी कम है और 15 से 49 साल के आयु प्रजनन में 51.4 महिला एनीमिक हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वाले 38.4% बच्चों का वजन कम है उनकी उम्र के आधार पर, जबकि 21% बर्बाद होने से पीड़ित हैं, जिसका अर्थ उनका वजन उनकी ऊंचाई से बहुत कम है। 2018 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा GFSI, ये शॉर्ट फॉर्म आपको फुल फॉर्म याद रखना है, का आकलन किया गया, जिसमें 113 देशों में 76वें स्थान पर भारत हमारा है। और इसमें सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा पर आधारित है यह इंडेक्स। 2018 का जब इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बात करें, भूख इंडेक्स का, तो इसमें भारत 119 योग्य देशों में 103वें नंबर पर था। खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत में क्या क्या चुनौती हैं उनको भी देख लेते हैं, या फिर विश्व स्तर पर। सबसे पहला जो जरूरी चुनौती है और मुख्य चुनौती है जलवायु परिवर्तन का, और दूसरे नंबर पर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच का अभाव है। भारत में हमारा अनेक ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंच का अभाव है, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है। ग्रामीण से शहरी प्रवास में वृद्धि हो रही है, अर्थात गांव से लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं।
अतिवृष्टि, गरीबी, शिक्षा में कमी, लैंगिक असमानता है। सार्वजनिक वितरण तंत्र अर्थात पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भोजन का अपर्याप्त वितरण है। सब्सिडी के लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की स्थिति के गैर स्वामित्व आधार पर बाहर रखा गया है, क्योंकि बीपीएल के रूप में एक घर की पहचान करने के लिए मानदंड मनमाना है और राज्य से राज्य में भिन्न भिन्न होता है। बहुत से ऐसे भी व्यक्तियों के बारे में पता चलता है बीपीएल परिवारों में जिनके पास नौकरी है, घर है, लेकिन फिर भी वो अपनी पीडीएस के माध्यम से राशन लेते हैं। जैव ईंधन का अगर हम बात करें तो जैव ईंधन बाजार में वृद्धि ने खाद्य फसलों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को भी कम कर दिया है। फिर हमारा संघर्ष है, चाहे वो भोजन को लेकर हो, चाहे जैसे भी हो। अनाधिकृत पोषण कार्यक्रम है, भ्रष्टाचार है। फिर हम कुछ सरकारी पहल के बारे में देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में इसे शुरू किया गया। उसका उद्देश्य था विस्तार उत्पादक बढ़ाने के लिए माध्यम से चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, वाणिज्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी चलाया जा रहा है, RKVY भी 2007 में शुरू किया गया था। इसके उपरांत हम देखते हैं इसके उद्देश्य को, तो इसमें है कि किसान के प्रयास को मजबूत करने, जोखिम को कम करने, कृषि व्यवसाय पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से एक दूरगामी आर्थिक गतिविधि बनाना है। आगे इसमें फिर हमारा क्या है कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री आवास बीमा शुरू किया गया है, ई मार्केट प्लेस शुरू किया गया है। साथ ही साथ इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के हमारा क्या है कि अधिनियम चलाए जा रहे हैं। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष से अधिक आयु के घर के सभी महिला को मुखिया का होना अनिवार्य है। इसके उपरांत विश्व खाद्य कार्यक्रम लागू किया, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष लागू किया। विश्व बैंक ने 1944 में विश्व बैंक खाद्य परियोजना कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण सक्रिय रूप से शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी इसमें शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय पहल भी कुछ महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विद्यार्थियों मैं यह जरूर कहूँगा कि वर्तमान समय में इस खाद्य सुरक्षा को, वर्तमान जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है जिसमें खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ठीक है, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहे, आपके परिवार के पास यदि राशन कार्ड है तो आपको भारत के किसी भी राज्य से जहां आप रह रहे हैं वहां से राशन ले सकते हैं। तो यह भी खाद्य सुरक्षा में एक भारत सरकार का बहुत बड़ा पहल माना जा सकता है आने वाले दिनों और भविष्य के आधार पर। तो इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद करें और यह प्रश्न आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। धन्यवाद।